हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनीशा अपने ससुराल में अपने पति विनय, सास सुमन के साथ बड़ी ही खुशी के साथ रहती थी, लेकिन वो अपनी ननद स्वाति के बैल बुद्धि पने से बहुत परेशान थी, क्योंकि उसकी बैल बुद्धि पने की वजह से उसको कई बार अच्छे उसके रिश्ते टूट जाते थे, लेकिन फिर भी उसके बैल बुद्धि पने में कोई कमी नहीं आती थी। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी अनीशा अपनी ननद स्वाति से कहती है, स्वाति प्लीज, आज तुम कॉलेज से आते समय मार्केट से 3 ब्रेड पकोड़े ले आना, और अगर नींबू दिख जाए तो 10 ले आना। बस इतनी सी बात, आप चिंता मत करो, मैं ले आऊंगी। पक्का ना? तुम भूलोगी तो नहीं ना? समझ में आ गया तुम्हें कि मैंने क्या बोला है? भाभी मुझे पागल समझ रही हो क्या? समझने की क्या जरूरत है, भगवान ने तुझे पागल ही बनाकर भेजा है। क्यों, मैंने ऐसा क्या काम किया जो आप मुझे पागल बोल रहे हो? तू कभी कोई काम करती कहाँ है जो बताऊं तुझे मैं? हाँ, हर काम का उल्टा जरूर करती है, बोलो कुछ और करती है कुछ, तभी तो सब तुझे बैल बुद्धि बोलते हैं। अच्छा, मैं बैल बुद्धि हूँ? जैसे आपके पास तो बड़ा दिमाग है। अरे बस करिए, क्या अभी उसे सुबह सुबह परेशान कर रहे हैं? मुझे बोलने से पहले अपनी ननद की जुबान तो देख लो कितना बोलती है। आप भी बहुत बोलते हैं, बस करिए। और स्वाति को लेट हो गया है, उसे कॉलेज छोड़ देना ऑफिस जाते समय। चल बेटा, आज तुझे और लेट करूंगा मैं, ताकि कॉलेज वाले तुझे कॉलेज से ही निकाल दे, क्योंकि वैसे भी तेरे बैल बुद्धि दिमाग में कुछ घुसने वाला है नहीं। भाभी देखिए क्या बोल रहे हैं भाई। मैंने कुछ नहीं बोला, चल ना, अब देर नहीं हो रही तुझे। इतना कहकर दोनों वहाँ से चली जाते हैं और अनीशा भी अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद शाम के समय अनीशा अपनी सास सुमन के साथ बैठकर चाय पी रही थी। तभी स्वाति 10 ब्रेड पकोड़े लेकर घर आती है और अपनी भाभी को देती है, जिसे देखकर वो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, ये क्या है स्वाति? भाभी आपने ही तो कहा था कि ब्रेड पकोड़े ले आना, तो मैं ले आई। अरे बैल बुद्धि लड़की, लेकिन इतने सारे ब्रेड पकोड़े कौन खाएगा? ये गलती भाभी की है, इन्होंने ही बोला था इतने सारे लाने के लिए। मैंने तुमसे 3 ब्रेड पकोड़े लाने के लिए बोला था स्वाति। घर में हम 3 ही लोग तो हैं, तुम्हारे भैया तो रात में आते हैं ना। भाभी आपने ही तो बोला था अगर नींबू दिख जाए तो 10 ले आना। हाँ, तो मैंने नींबू 10 लाने को बोला था, ब्रेड पकोड़े नहीं। सच में तुम बिल्कुल ही बैल बुद्धि हो। तुम किसी चीज में अपना दिमाग क्यों नहीं लगाती? बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाती। अच्छा हुआ मैंने स्वाति को 20 नींबू लाने के लिए नहीं बोला, वरना मैं 20 ब्रेड पकोड़े का क्या करती। बहू, तुझे आज पता चला कि ये इतनी बड़ी बैल बुद्धि है? अब खुद देख, जब इसे खाने पीने वाली चीजों में काम समझ नहीं आता, तो सोचिए बाकी की चीजों में अपना बैल बुद्धिपना कैसे दिखाती होगी। तुम ही सोचो, बड़ी बड़ी चीजों में ये क्या करेगी बैल बुद्धि कहीं की। बस करिए आप लोग, कितना सुना रहे हैं आप लोग मुझे? मैंने ऐसा भी क्या किया? स्वाति, मेरे कहने का मतलब था कि 3 ब्रेड पकोड़े लाने थे, और अगर नींबू दिख जाए तो वो 10 ले आना, ना कि ब्रेड पकोड़े। खैर छोड़ो, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ और जाकर अपने हिस्से के ब्रेड पकोड़े खा लो। बाद में देखेंगे बाकी के पकोड़ों का करना क्या है। अपनी भाभी की बात सुनकर स्वाति फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद तीनों साथ में बैठकर ब्रेड पकोड़े खाते हैं। ऐसे ही थोड़ा समय बीतता है, लेकिन स्वाति के बैल बुद्धि पने में बदलाव नहीं आता। वो हर काम बिना सोचे समझे करने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय अनीशा किचन में खाना बना रही थी। तभी स्वाति वहाँ आती है और अपनी भाभी से कहती है, क्या कर रहे हो भाभी? आज मेरे कॉलेज की छुट्टी है, कोई हेल्प करनी हो तो बता देना। हाँ बिल्कुल, एक काम करो, मैंने सब्जियां काट कर रख दी हैं, तुम इसे सिंक में डालकर धो दो अच्छे से, मुझे अभी बनानी है। बस इतना सा काम? ये तो मैं अभी कर देती हूँ, और देखना इस बार मैं इतने अच्छे से काम करूँगी ना कि आप मुझे बैल बुद्धि नहीं बोलोगी। ठीक है, तुम सब्जियां धोकर रख देना, मुझे कमरे में कुछ काम है, आकर बनाती हूँ मैं। जी भाभी। अनीशा इतना कहकर किचन से चली जाती है और स्वाति सब्जियां ले जाकर सिंक में डालकर वॉशिंग पाउडर डालकर धोना शुरू करती है। कुछ समय बाद अनीशा दोबारा किचन में आती है तो उसकी नजर सिंक में पड़ी सब्जियों पर जाती है और उनमें से झाग निकलते हुए देखकर वो हैरान होते हुए गुस्से में स्वाति से कहती है, तुमने सब्जियों को सिंक में क्यों डाला और इसमें इतना झाग क्यों निकल रहा है? क्या डाल दिया इसमें तुमने? भाभी आपने ही तो बोला था सब्जियों को सिंक में डालकर अच्छे से धोना, इसीलिए मैंने सब्जियों को अच्छे से वॉशिंग पाउडर से धो दिया है। सब्जियां चमक रही है ना? चुप करो तुम, सच में तुम्हें सही कहते हैं लोग।
तुम हो बैल बुद्धि, बल्कि नहीं, तुम महा बैल बुद्धि हो। कोई सब्जियों को वॉशिंग पाउडर से धोता है क्या? लेकिन भाभी सब्जियों को धोने को बोला था, तो धुलाई में तो वॉशिंग पाउडर लगेगा ही ना। स्वाति बस करो, तुम्हें कपड़ों में और खाने की चीजों में फर्क नहीं दिखाई देता क्या? कहीं कभी तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर काम कर लिया करो, भगवान के लिए। अनीशा स्वाति को उसके बैल बुद्धि पने के लिए सुना ही रही थी कि तभी सुमन वहाँ आती है और उसे इतने गुस्से में देखकर कहती है, क्या हुआ बहू, क्यों इतना गुस्सा कर रही है? अब इस बैल बुद्धि ने क्या कर दिया? मेरा नाम बैल बुद्धि नहीं स्वाति है। नाम से क्या होता है? नाम तो काम से होता है, और तेरे सारे काम तो बैल बुद्धि वाले ही होते हैं। तू बता बहू, क्या हुआ? माँ जी, स्वाति ने सारी सब्जियों को सिंक में डालकर ऊपर से उस पे वॉशिंग पाउडर से भी धो दिया। गलती मेरी ही है। मैंने स्वातियों को सब्जियां धोने के लिए कहा था, धोना छोड़ा, अब वो खाने लायक भी नहीं है। तू इसे कोई काम देती ही क्यों है? एक काम कर, मुझे दे दे, मैं दूसरी सब्जियां काट देती हूँ। तब तक तू किचन का बाकी काम खत्म कर ले। और तू जाकर छत पर देख, धूप आ गई तो कपड़े धूप में डाल दे। 1 मिनट रुको तुम स्वाति। माँ जी, आप मेरी वाली ही गलती क्यों कर रही हैं? ये फिर वहाँ जाकर कोई बैल बुद्धिपना दिखा देगी। स्वाति, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम ये कपड़े की बाल्टी लेकर ऊपर छत पर जाओ और देखो धूप आई है कि नहीं। अगर आई हो तो इन कपड़ों को धूप में रस्सी पर डाल देना। समझ में आया? बहू, इसकी समझ में कुछ नहीं आने वाला। क्यों तू अपना टाइम खराब कर रही है? नहीं माँ, इस बार मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि कपड़े धूप में सुखा कर आने हैं। स्वाति इतना कहकर कपड़े की बाल्टी उठाकर छत पर चली जाती है और वो दोनों भी अपने कामों में लग जाती है। यूं ही थोड़ा समय बीतता है, तभी अचानक बारिश शुरू होने के चक्कर में विनय भी ऑफिस से जल्दी घर आकर सोफे पर बैठ जाता है और अनीशा उसके लिए पानी लेकर आती है और वो अनीशा से कहता है, बैल बुद्धि कहाँ है? घर में शांति का माहौल है, बाहर बहुत बारिश हो रही है। वो कॉलेज से आ गई या नहीं? वो आज कॉलेज ही नहीं गई, उसकी छुट्टी थी ना आज। अच्छा हुआ, वरना उसका आना मुश्किल हो जाता। हाँ ये तो है। आप चेंज कर लीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। ओके। विनय और अनीशा आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी सुमन उनके पास आकर कहती है, कपड़े बाद में बदलियो। देख जरा पहले छत पर जाकर, तेरी बैल बुद्धि बहन को मैंने पूरे घर में देख लिया, कहीं भी नहीं है। सुबह से कपड़े सुखाने गई थी तो लगता है छत पर ही बैठ गई है। माँ जी, स्वाति अभी आई नहीं है। नहीं। अनीशा और सुमन की बात सुनकर विनय भागते हुए छत पर जाता है और देखता है कि वो कपड़ों की बाल्टी लेकर बैठी भीग रही है और तभी वो उसे अपने साथ लेकर नीचे आता है और बोलता है, तुझे इतनी बारिश में कौन सी धूप दिख रही है जो तू पागलों की तरह कपड़े लेकर छत पर बैठी है? भाभी ने कहा था कि धूप आएगी तो उनका इंतजार कर रही थी। मुझे रास्ता नहीं पता कि वो कहाँ से आएगी। ये सब देखकर विनय भी समझ जाता है कि उसकी बहन बैल बुद्धि है। जिसके बाद वो सब मिलकर उसके इसी दिमाग के साथ समझौता करते हुए उसे वक्त वक्त पर समझाने की कोशिश करते हैं। अब अनीशा की बैल बुद्धि ननद कितनी समझेगी, ये तो वक्त बताएगा। दिवाली के दिन निशा दीवार पर लड़ियां लगाने के लिए टेबल पर चढ़ती ही है कि वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है और ये देखकर उसकी माँ आमना जल्दी से डॉक्टर को कॉल करती है और थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ जाती है और उसकी नर्व्स चेक करके बोलती है, आप कल इसे मेरे क्लिनिक ले आना, अभी इसे आराम करने दो और मैं कुछ दवा दे देती हूँ। ठीक है डॉक्टर। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन आमना और निशा दोनों डॉक्टर के पास जाती हैं, जहां डॉक्टर निशा के काफी सारे टेस्ट करती है और कुछ घंटों के इंतजार के बाद निशा की टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है, जिसको देखकर डॉक्टर बोलती है, अभी कंट्रोल करने पर इसकी बीमारी थम सकती है, लेकिन अगर ख्याल न रखा गया तो आगे परेशानी आप लोगों को ही होगी। क्या बीमारी है निशा को? निशा अपनी फ्रेंड के घर पार्टी में जाती है, जहां उसे ढेर सारे पकवान और तरह तरह की मिठाइयाँ जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, घेवर और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन उसे गुलाब जामुन बेहद पसंद था, जिसे देखकर वो मन में बोलती है, इतने सारे गुलाब जामुन, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। मन कर रहा है एक एक करके सारे खा जाऊं। हाय, काश मैं इन्हें पैक करवा के घर ले जाती, पर अफसोस। खैर कोई बात नहीं, जब तक यहाँ पर हूँ पेट भर के गुलाब जामुन खाऊंगी। निशा जल्दी से प्लेट से 10-12 गुलाब जामुन उठाकर खाना शुरू कर देती है। उसकी प्लेट में इतने सारे गुलाब जामुन देखकर उसकी फ्रेंड पिंकी उससे बोलती है,
अरे भैंस है क्या जो पूरी बारात के गुलाब जामुन अकेले ही खा रही है? भैंस किसे बोल रही है तू? दिख नहीं रहा मैं गुलाब जामुन खाने में बिजी हूँ। वाह बेटा वाह, गुलाब जामुन आगे और फ्रेंड पीछे। लगता है तो गुलाब जामुन ही खाने आई है। और नहीं तो क्या, फेवरेट है मेरी। मैं तो अपने हिस्से के गुलाब जामुन निकाल ही लेती हूँ, नहीं तो तू तो मेरे लिए भी नहीं छोड़ेगी। पार्टी एंजॉय करके निशा घर जाकर अपनी माँ आमना से बातें करते हुए बोलती है, पता है माँ, आज मैंने बहुत सारे गुलाब जामुन खाए, इतने कि आप सोच भी नहीं सकती। अरे इतना तो नहीं खा लिया ना कि कल तेरा पेट ही खराब हो जाए। कैसी बातें करती हो माँ? सही कह रही हूँ, तू गुलाब जामुन को देखकर जो हिसपिसाना मचाती है ना, मुझे अच्छे से पता है। अरे मैं तो सोच रही हूँ कि गुलाब जामुन की दुकान खोल लूँ, जहाँ सिर्फ गुलाब जामुन ही गुलाब जामुन होंगे। तू ना गुलाब जामुन का पेड़ लगवा ले, रोज नए नए गुलाब जामुन टपकेंगे और तू उन्हें खाती रही हो। माँ, आप मेरी हर बात का मजाक बना देती हो। तो क्या करूँ, तू ही घर में गुलाब जामुन की गाथा गा रही है। आप तो रहने ही दो बस। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन निशा और पिंकी बाजार से सामान ले रहे होते हैं। तभी निशा की नजर एक डब्बे पर जाती है जो कि गुलाब जामुन बनाने का पाउडर था। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। पिंकी को रोकते हुए वो उस दुकान से उसे खरीद लेती है और घर जाकर उसे ले जाकर सीधा किचन में भागती है, जहां आमना खाना बना रही होती है। आमना उसके हाथ में डब्बे को देखकर पूछती है, अब क्या लेकर आई है मेरी माँ? गुलाब जामुन। फिर से गुलाब जामुन? हे भगवान, कोई इसे सद्बुद्धि दो। माँ बना दो ना, प्लीज 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 प्लीज। मैं नहीं बना रही, खुद बना ले। आमना गुस्से से आंख दिखाती हुई वहाँ से चली जाती है और निशा अपने आप ही गुलाब जामुन की रेसिपी YouTube से देखकर बनाती है। कुछ देर मेहनत करने के बाद आखिरकार निशा गुलाब जामुन बना ही लेती है, जिसके बाद वो उसे एक बॉल में डालकर अपनी माँ के पास ले जाती है और उनको टेस्ट करने की कहती है। आमना एक गुलाब जामुन उठाकर अपने मुंह में डालकर बोलती है, अरे वारी लाडो, मस्त बनाए हैं गुलाब जामुन। मुझे तो लगा मुझे किचन में वापस आना पड़ेगा। ना ना, आपकी बेटी किसी मास्टर शेफ से कम थोड़ी है। दुकान तो जरूर खुलेगी, वो भी गुलाब जामुन की। और दुकान का नाम होगा गुलाब जामुन की खेती, क्योंकि पेड़ तो मैंने लगा लिया है, अब तो बस गुलाब जामुन गिरने बाकी है। दोनों हंसने लगती हैं और कुछ ही दिनों में निशा और आमना मिलकर गुलाब जामुन की एक बड़ी सी दुकान खोलते हैं और उनका बिजनेस अच्छा चलने लगता है। थोड़े दिन बाद पिंकी का बर्थडे आता है और निशा उसे सरप्राइज देने के लिए गुलाब जामुन से बना केक लेकर जाती है, जिसे देखकर पिंकी खुश होकर बोलती है, ओह वाओ, इतना बड़ा गुलाब जामुन का केक खास तेरे लिए बनाया है। थैंक यू यार, मैंने सोचा भी नहीं था कि तू मुझे गुलाब जामुन का सरप्राइज केक देगी। वो दोनों मिलकर पार्टी को एंजॉय करते हैं और गुलाब जामुन खाते हैं। थोड़ी देर बाद निशा अपने घर पहुंचकर थकान की वजह से सो जाती है। अगली सुबह वो रोज की तरह शॉप पर जाती है, लेकिन उसे ना जाने क्यों बार बार प्यास लगती है। ज्यादा पानी पीने की वजह से उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, लेकिन वो ये सब नजरअंदाज कर देती है और एक दिन अचानक काम करते हुए चाकू से उसका हाथ कट जाता है और वो जोर से चिल्लाती है, उई माँ, लग गई, मेरा हाथ कट गया। उसकी चीख सुनकर आमना उसके पास आती है और उसकी चोट देखकर वो जल्दी से फर्स्ट एड किट लेकर आती है और उसकी चोट पर लगा खून साफ करके दवा लगाते हुए बोलती है, नलायक, जरा देख कर काम कर लिया कर। पता नहीं खुली आंखों से कौन सा सपना देखती रहती है जो ध्यान ही नहीं रहता तेरा। थोड़ी सी चोट है माँ, जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और निशा की चोट ठीक होने के बजाय और बढ़ती जाती है और उसे दर्द होता है, लेकिन वो आमना को कुछ नहीं बताती। साथ ही धीरे धीरे उसका वजन भी कम होने लगता है, जबकि उसे पहले के मुताबिक अब ज्यादा भूख लगने लगी थी। जब कभी दुकान में से उसे भूख लगती तो वो जल्दी से गुलाब जामुन निकालती और खा लेती, पर कुछ घंटों बाद उसे फिर से भूख लगने लगती और अपने शरीर में हो रहे बदलाव को देखकर वो बहुत परेशान रहने लगी थी। और एक दिन
वो अपनी दोस्त पिंकी को इस बारे में बताते हुए बोलती है। यार समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। आज से पहले मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? यार भूख इतनी ज्यादा लगती है और गला भी हर वक्त सूखता ही रहता है मेरा। अरे तो क्या हुआ? मुझसे कंट्रोल नहीं होता यार, गुस्सा भी बहुत आता है। तो चुपचाप खाना खा लिया करना। और एक ये मेरे चोट ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि और गहरी होती जा रही है। तूने डॉक्टर को दिखाया? नहीं यार, मेरे पास टाइम ही नहीं है, दुकान में बहुत सारा काम है। तू पागल है क्या? जब चोट ठीक नहीं हो रही तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना, इसे मेरे पास क्यों लेकर आई है? चल तू कहती है तो मैं कल ही चली जाती हूँ। कल नहीं, तू अभी जा। पिंकी की बातों को सुनकर उसे थोड़ी फिक्र होती है, लेकिन घर आने पर वो दोबारा भूल जाती है। दिवाली की वजह से निशा की गुलाब जामुन की दुकान का काम बढ़ चुका था और उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। वो अपनी भूख, प्यास, दर्द सब भूलकर काम करने में लगी रहती थी। दिवाली के दिन घर की सजावट करने के लिए वो आमना की मदद करती है। निशा लाइटें लगाने के लिए टेबल पर चढ़ी होती है, लेकिन वो अचानक ही चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर उसकी माँ आमना जल्दी से डॉक्टर को कॉल करती है और थोड़ी ही देर में डॉक्टर आती है और उसके नर्व्स चेक करते हुए बोलती है, आप कल इसे मेरे क्लिनिक ले आना, अभी इसे आराम करने दो और मैं कुछ दवा दे देती हूँ। ठीक है डॉक्टर। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन आमना और निशा दोनों डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ डॉक्टर निशा के काफी सारे टेस्ट करती है और कुछ घंटों के इंतजार के बाद निशा की टेस्ट रिपोर्ट आती है, जिनको देखकर डॉक्टर बोलती है, कंट्रोल करने पर इसकी बीमारी थम सकती है, लेकिन अगर ख्याल न रखा गया तो आगे परेशानी आप लोगों को ही होगी। क्या बीमारी है निशा को? इसे डायबिटीज है और इसका इलाज थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए निशा को रेगुलर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ सकते हैं। मतलब मेरी बहू ठीक नहीं होगी? ऐसी बात नहीं है, जब किडनी में ग्लूकोज जमा होने लगता है तब ये परेशानी आती है। मतलब आपकी बेटी को मीठा बहुत ज्यादा पसंद होगा और उसे भूख भी ज्यादा लगती होगी। वो भरपेट खाती तो होगी, लेकिन उसका वजन घटता ही रहता है। ये सभी सिम्टम्स आप पहले से ही देख रही होंगी। जी डॉक्टर। और तो और उसके घाव भी काफी समय से भरा नहीं होगा। हाँ डॉक्टर। ये सभी डायबिटीज के लक्षण हैं, जिसको आप दोनों ने इग्नोर किया था, लेकिन अब बहुत ध्यान रखना होगा आपको निशा का। और हाँ, मीठे से उसे दूर ही रखना। आमना डॉक्टर की बातों को मानते हुए निशा का ख्याल रखती है और कुछ ही दिनों में निशा की चोट वापस ठीक होने लगती है। शोभा अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर अपनी बहू रिंकी को घर से धक्के देकर बाहर करते हुए बोलती है, निकल यहाँ से, बीमारियों का अड्डा बना रखा है तूने मेरे घर को, गंदी कहीं की। ऐसा मत कीजिए माँ जी, आर्यन जी आएंगे तो आप उनको क्या जवाब देंगी? अरे तेरे जैसी खुजजाए से छुटकारा पाकर वो भी खुश होगा, बाकी मैं उसको समझा दूंगी। तू निकल यहाँ से। माँ जी नहीं। आखिर ऐसी कौन सी बीमारी के चलते शोभा अपनी बहू को निकाल रही है, जानने के लिए चलिए थोड़े समय पीछे चलते हैं। रिंकी एक साधारण से परिवार की आम सी लड़की थी, लेकिन उसका दिन दवाइयों से शुरू होकर दवाइयों पर ही खत्म होता था। हर छोटी छोटी चीजों के लिए वो दवाइयों का सहारा लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसके सर में दर्द हो रहा होता है, तो वो अपनी मेडिसिन ढूंढते हुए अपनी माँ उषा से बोलती है, माँ, ओ माँ, मेरे सर दर्द की मेडिसिन कहाँ रखी है? अरे क्यों चिल्ला रही है? और ये क्या, हर वक्त ये दवाई वो दवाई खाती रहती है? जब देखो इतनी दवाई नहीं खानी चाहिए, सर ही तो दर्द है, तेल लगा ले, ठीक हो जाएगा। इतना टाइम नहीं है कि अब मैं तेल लगाऊं। मेरी दवाइयों का डब्बा बता दो, मैं उसे खा लूंगी। अंदर वाली अलमारी में पड़ा है, जाकर ले ले। रिंकी अपनी दवाइयों का डब्बा लेकर उसमें से सर दर्द की दवा निकालकर खा लेती है। ऐसे ही समय गुजरता है। कुछ समय में उषा को अपनी बेटी रिंकी के लिए एक आर्यन नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसके बाद में देख दिखाई करके दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब ठीक चल रहा होता है। रिंकी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभालती है, लेकिन एक दिन रिंकी की सास शोभा उसको आवाज लगाते हुए बोलती है, बहू, ओ बहू, जरा मेरा सर दबा दे। अरे माँ जी, मेरे पास सर दर्द की दवा है, आप वो खा लीजिए। नहीं, तू मेरा सर दबा नहीं सकती क्या? हाँ माँ जी, दबा सकती हूँ,
वो तो मैंने इसलिए कहा ताकि आपका सर दर्द जल्दी ठीक हो जाए। सर दबाने से भी ठीक हो जाएगा मेरा सर दर्द, तू तेल लगाकर दबा दे। रिंकी अपनी सास का सर दबाने के बाद अपने बाकी के कामों में लग जाती है। उसको हाथों पैरों पर हल्की हल्की खुजली होने लगती है और शाम को जब सब खाना खा लेते हैं तो वो अपने कमरे में जाने लगती है। तभी आर्यन रिंकी से बोलता है, अरे यार रिंकी, मेरे बदन में दर्द हो रहा है, हल्दी वाला दूध दे देना सोने से पहले, सुबह तक थकान उतर जाएगी। अरे बदन दर्द की दवाई है मेरे पास, वो खा लो। मुझे छोटी छोटी बातों पर दवाइयाँ खाने का शौक नहीं है, तुम दूध ही दे देना। ठीक है जी, लाती हूँ। और ये तुम बार बार खुजली क्यों कर रही हो, क्या हो गया? कुछ नहीं, इचिंग हो रही है। मेरे पास दवाई है, वो लेकर खा लूंगी। ऐसी कोई चीज है जिसकी दवाई तुम्हारे पास ना हो? अरे यार छोड़ो आप, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। रिंकी हाथ पर खुजाते खुजाते रसोई में दूध लेने चली जाती है और फिर दूध लाकर आर्यन को देने के बाद खुद खुजली की दवा खाकर सो जाती है। अगली सुबह उसके हाथ के साथ साथ उसके पैरों पर भी खुजली होने लगती है और लाल लाल दाने भी हो जाते हैं। वो अपनी इस खाज को छुपाते हुए पूरे घर का काम करती है, लेकिन शाम होने तक रिंकी का पूरा शरीर खुजली के कारण सूज जाता है। जिसके बाद वो शॉल ओढ़कर अपने कमरे से बाहर आती है और भरी गर्मी में भी उसे शॉल ओढ़ा देखकर उसकी सास बोलती है, अरे बहू, तूने इस भरी गर्मी में ये शॉल क्यों ओढ़ रखी है? वो माँ जी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मुझे ठंड लग रही है। अरे तो तेरे दवाइयों के बॉक्स में कोई दवाई नहीं है क्या जो तुझे ठीक कर दे? माँ जी दवाई ली है, जल्दी आराम हो जाएगा। शोभा अपनी बहू से बातें कर रही होती है। तभी उनके घर उनकी पड़ोसन मधु आती है, जो आकर बोलती है, अरे शोभा बहन, कहाँ खोई रहती हो? आजकल दिखती ही नहीं हो। अरे मधु बहन, आओ आओ। अरे कहीं गायब नहीं हुई, बस आजकल घर में ही रहने का मन करता है, कहीं बाहर आने जाने का मन ही नहीं करता। हाँ वो तो है। अच्छा ये रिंकी बहू को क्या हो गया? शॉल ओढ़े क्यों खड़ी है? अरे उसकी तबीयत खराब है। अच्छा बहू, चाय बना पाएगी या मैं बना लूं? नहीं नहीं माँ जी, मैं बना कर लाती हूँ। रिंकी रसोई में चाय बनाने जाती है, जहाँ वो काम करते करते खुद से बोलती है, पता नहीं मेरी दवाइयाँ काम क्यों नहीं कर रही, लेकिन माँ जी को पता लगाना कि मुझे ये खुजली की बीमारी हो गई तो वो मुझे घर से निकाल ही देंगी। रिंकी चाय बनाकर बाहर लाती है और वो जैसे ही कप टेबल पर रखने के लिए झुकती है तो उसकी शॉल फिसल जाती है, जिसके कारण मधु और शोभा को उसके शरीर पर हुए दाग और सूजन दिखाई देती है। ये देखकर मधु दूर होते हुए बोलती है, हाय हाय शोभा बहन, तुम्हारी बहू को क्या हो गया? कोई छूत की बीमारी हुई है क्या? अरे ये क्या हुआ तेरे पूरे शरीर पर? ये दाने कैसे हुए बता? माँ जी वो बकरी की तरह मैं ही करती जाएगी या आगे भी कुछ बोलेगी? माँ जी मुझे लगता है स्किन इन्फेक्शन हो गया है। मैंने दवाई खाई थी पर लगता है फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे झूठ बोल रही है ये शोभा बहन, इसको खुजली हुई है, वो भी कुत्तों वाली खुजली। ये तो फैलती है, दूर हो जाओ इससे। क्या? शोभा और मधु रिंकी से दूर हो जाते हैं, जिसके बाद मधु तो डर के मारे अपने घर निकल लेती है, लेकिन रिंकी शोभा को समझाने उसके पास जा रही होती है। तभी शोभा बोलती है, दूर रह खुजली की दुकान और मेरे पास भी मत आइयो। माँ जी ऐसे मुझसे दूर मत भागो, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास भी मत आइयो और अपने कमरे में जा। रिंकी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद शोभा पूरे घर को सैनिटाइज करती है और तो और अपने हाथ में ग्लव्स और चेहरे पर मास्क लगा लेती है। कुछ देर में उसके हाथों पर खुजली होने लगती है। ये देखकर वो बोलती है, हाय राम, मेरे हाथ में भी खुजली होने लगी। मधु ने सही कहा था, ये बीमारी छूत की है। मैं अब और इस बीमारी की दुकान को अपने घर में नहीं रखूंगी। शोभा अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर अपनी बहू रिंकी को घर से धक्के देकर बाहर निकालते हुए बोलती है, निकल यहाँ से, बीमारियों का अड्डा बना रखा है तूने मेरे घर को, गंदी कहेंगी। ऐसा मत करो माँ जी, आर्यन जी आएंगे तो आप उनको क्या जवाब देंगी? अरे तेरे जैसी खुजैल से छुटकारा पाकर तो वो भी खुश होगा, बाकी तो मैं उसे खुद समझा दूंगी। तू निकल यहाँ से। माँ जी नहीं, ऐसा मत करो, मुझे कोई बीमारी नहीं है। अरे तुझे खुजली के अलावा पता नहीं किस किस तरह की बीमारियां हैं। मैंने कई बार तुझे दवाइयां खाते हुए देखा है। हमारे भाग ही फूट गए। लोगों के घरों में गुणों से धनी बहू आती है और हमें बीमारी और खुजली से भरी बहू मिली है।
चली जाए यहाँ से, दिख मत जाइयो। रिंकी आंखों में आंसू और शरीर पर खुजली लिए घर से दूर जाने लगती है। तभी आर्यन घर आते हुए रिंकी को देख लेता है, जिसके बाद वो उससे बोलता है। अरे रिंकी, यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या हुआ? पूरे शरीर पर ये दाने कैसे? आर्यन जी, आप मुझसे दूर ही रहिए, वरना आपको भी ये बीमारी हो जाएगी। माँ जी ने तो मुझे पहले ही घर से निकाल दिया है। अब अगर आपको भी ये खुजली की बीमारी लग गई तो वो मुझे इस शहर से ही निकाल देंगी। हुआ क्या, ये तो बताओ। रिंकी आर्यन को सारा सच बताती है, जिसको जानने के बाद आर्यन रिंकी को घर ले जाने से पहले एक स्किन केयर स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाता है, जहां डॉक्टर रिंकी को चेक करके बताते हैं कि उसकी दवाइयां खाने की आदत के कारण उसे ये इन्फेक्शन हुआ है। डॉक्टर रिंकी को दवाइयों से दूर रहने की सलाह देते हैं और एक ट्यूब देते हैं, जिसको लेकर आर्यन और रिंकी घर आते हैं, जहां उन दोनों को साथ आता देखकर शोभा बोलती है। अरे कुलक्षणी कलमुई, मेरे बेटे से दूर हट, उसको भी अपने जैसा खुजैल बना देगी। बीमारियों की दुकान, मेरे बेटे से दूर हो जा। बस माँ, ये क्या नाप शनाप बोले जा रही हो? और रिंकी को कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई है, बस स्किन इन्फेक्शन हुआ है जो कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा। ये सुनकर शोभा थोड़ा शांत होकर बोलती है। ऐसा है तो जब तक इसका ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होता, ये अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। इसे जो भी चाहिए इसको वही मिल जाएगा, पर ये अपने कमरे से बाहर ना आए। ठीक है माँ जी, जब तक मैं ठीक नहीं होती कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। डॉक्टर की दी हुई ट्यूब का इस्तेमाल करके रिंकी को खुजली से धीरे धीरे छुटकारा मिलता है, जिसके कुछ समय बाद वो बिल्कुल ठीक होने लगती है और कसम खाती है कि अब छोटी छोटी बातों के लिए दवाइयों का सहारा नहीं लेगी, क्योंकि ज्यादा दवाइयाँ हमारे शरीर पर साइड इफेक्ट छोड़ती हैं, जो हमारे साथ साथ दूसरों के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।